स्टूडेंट को 2 वे में हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट को एक तो ये है कि वो क्लासरूम में जा रहा है, उसको एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है, वहाँ पर इंफ्रा उनके लिए मायने नहीं रखता। सिर्फ़ स्कूल में ये सिखाया गया कि ये बुक्स हैं, आपको इनको पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, चाहे रट के लाओ, चाहे कैसे भी लेके आओ। द डे मोट्टो मेरा यही है कि जो एजुकेशन में इमेजिन करता हूँ कि उसमें करियर ओरिएंटेड भी हो एज़ वेल एज़ नॉर्मल स्कूलिंग में भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का टेस्ट हो। हथियार हम लाके दे रहे हैं, मर्डर नहीं होने ये कैसे पॉसिबल है? आप हथियार को ही रोको ना, आप मोबाइल दो ही मत ना, फिर कहाँ से यूज़ करेगा वो? So, hello and welcome to our podcast. Today, we are very excited because we got a privilege to talk to the co founder of GW, Mr. Ajay sir. So, sir, how are you today? So, Tanishka, I'm fine, and it's great opportunity for me to describe my journey here. ओके सर, तो सबसे पहले अपन इसी से शुरुआत करते हैं। तो GW के बारे में कुछ बताइए। So basically, जैसे GW के फुल फॉर्म है गांव वाला, तो सो ये गांव वाला स्टैंड फॉर गुड एंड अफोर्डेबल एकेडमिक्स नियर बाई विलेजेस। जो गांव वाला है उसका जर्नी यहीं से स्टार्ट होता है कि जो विलेजेस के नियर बाई स्कूल्स हैं उनका डेवलपमेंट हो, और उसके पीछे लॉजिक ये है कि विलेजेस या नियर बाई टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, उनको एक जो मेट्रो सिटीज़ वाला एजुकेशन है वो वहाँ तक रिप्लेस होके मिले। यही मेन मोटो है गांव वाला का GW। तो अभी जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन है, उसमें आपको क्या-क्या चैलेंजेस लगते हैं, जो टीचर्स फेस करते हैं? बेसिकली अगर अपन टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। बेसिकली टीचर्स की यदि मैं बात करूँ तो काफ़ी चैलेंजेस हैं। लाइक टीचर्स की 2 कैटेगरी हम बोल सकते हैं। एक टीचर्स हैं हमारे पास जैसे जो मेट्रो सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं, और दूसरा एक अलग ही तबका है टीचर्स का, जो कि विलेजेस में कहीं न कहीं स्ट्रगलिंग कंडीशन में है। अब उनके बीच गैप ये है कि सबसे बड़ा गैप तो पे स्केल का है। जो पे स्केल एक सिटीज़ में टीचर्स को बहुत अच्छा मिल पा रहा है, वो कहीं न कहीं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ या गाँव में हम बात करें तो वहाँ के टीचर्स का पे स्केल बहुत नॉमिनल है, बहुत ही मिनिमम है। अब एक अच्छा पे स्केल नहीं होगा तो खुद को वो डेवलप नहीं कर पाते उस लेवल पे। तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने ये है। दूसरा ये है कि वो उस ट्रेनिंग फ़ेज़ में कभी गए ही नहीं कि एक सिटी वाले टीचर और उनमें खुद में कितना क्या गैप बना हुआ है अभी। अब गैप 2 तरीके से हो सकता है। एक तो हम बोल सकते हैं कि उनका जो एकेडमिक्स है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मेबी ये पॉसिबिलिटी है कि एकेडमिक्स कोई भी एक बुक पढ़ के किसी भी तरह अपने आप को डेवलप कर सकता है। बट एक प्रेज़ेंटेशन या कम्युनिकेशन के लिए एक अच्छी टीम की रिक्वायरमेंट होती है, उसको देख के हम सीख सकते हैं, या मैं बोल सकता हूँ कि कहीं न कहीं ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट होता है। तो जो सिटी के टीचर्स हैं या अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर हैं, उनको वो ट्रेनिंग फेज़ मिल जाता है, तो अपने आप को बहुत अच्छे वे में एक्सप्लोर कर पाते हैं। बट ग्रामीण परिवेश के जो टीचर्स हैं, वो कहीं न कहीं उसी माहौल में रह के रह जाते हैं। वो अपने आप को उस लेवल तक नहीं ले जा पाते। तो ये सबसे बड़ा गैप है टीचर्स के लिए। तो जैसा कि आपने बताया कि पे स्केल एक बहुत बड़ा रीज़न है। राइट, तो लेकिन जब हम बात करते हैं कोई ग्रामीण क्षेत्र की, तो वहाँ के जो स्कूल्स होते हैं, उनकी जो बेसिकली स्टूडेंट फीस होती है, वो भी बहुत मिनिमल सी रहती है। राइट, राइट, तो उसकी वजह से कहीं न कहीं जो ओनर है स्कूल्स के, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है टीचर्स को पे करने के लिए। राइट, राइट। तो इसमें देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि गाँव में हर एक स्कूल का ही जो फीस हुँ। स्केल है वो बहुत कम है। बहुत अच्छे फीस स्केल के भी स्कूल्स आपको मिलेंगे गाँव में, तो बहुत लोअर फीस स्केल के भी स्कूल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है ओनर के माइंडसेट पे, वो किस तरह की क्वालिटी देना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने को फाइनेंस को मैनेज करते हैं। तो उसी फीस स्ट्रक्चर को डाउन रखते हैं। अब जैसा फीस स्ट्रक्चर होगा उसी में सब चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, फिर टीचर क्वालिटी कहीं न कहीं वहाँ पर गिरती है। तो इन सब चीज़ों से एक-दूसरे से सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इसी पे मैनेजमेंट डिपेंड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं चीज़ों को प्रॉब्लम करती हैं। अब इसमें सबसे बड़ा नुकसान है स्टूडेंट का। जी सर। स्कूल ने मैनेज कर दिया कम फंड में भी सब चीज़ों को, बट स्टूडेंट जो चीज़ें लेना चाह रहा था वो नहीं ले पाया। अब आपका क्वेश्चन ये उठेगा कि सर स्टूडेंट में भी उतना पे नहीं कर पाते, जी, जी, मैं वही। राइट? बट इसमें भी एक बहुत बड़ा गेम बना हुआ है कि स्टूडेंट को 2 वे में हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट को एक तो ये है कि वो क्लासरूम में जा रहा है, उसको एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है, वहाँ पर इंफ्रा उनके लिए मायने नहीं रखता। बट अभी मार्केट की कंडीशंस, या मैं बोल सकता हूँ कि करंट सिनेरियो ऐसा है कि हमें ये देखने को मिलता है कि स्कूल्स आर लाइक द मॉल्स, बिल्कुल। ठीक है? अब इम्पोर्टेंट वो नहीं है स्टूडेंट के लिए कि वो एक मॉल में जाकर पढ़े या बेसिक फैसिलिटीज़ को फेस करे। बेटर ये है कि वो कहे एक नॉमिनल कंडीशंस की क्लासरूम्स हों, बट वहाँ पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो एक क्वालिटी वाले हों। तो वो सब चीज़ें कहाँ पे डिपेंड करेंगी? ऑनर पे। अगर टीचर्स की क्वालिटी कहीं न कहीं इम्प्रूव होगी, तो वो एंड ऑफ द डे स्टूडेंट पे इम्पैक्ट डालेगी।
और ये चीज़ पेरेंट्स को भी समझनी होगी कि स्कूल में जब भी अपने स्टूडेंट को या बोल सकते हो बच्चे या लड़की को अगर वो एनरोलमेंट के लिए लेके जाते हैं, तो वो स्कूल को देख के ना डिसाइड करें कि यहाँ पे एजुकेशन कैसी होगी। वो रियल में वहाँ का एक्चुअल मैनेजमेंट किस तरह है, एज़ वेल एज़ वहाँ के टीचर्स की क्वालिटी क्या है, उन सबको अगर वो मॉनिटर करके चलेंगे तब जाके रियल एजुकेशन उन तक पहुँच पाएगी। तो सर जैसा कि देखा जाता है कि बहुत बार रूरल एरियाज़ के जो स्कूल्स होते हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें भी कहीं न कहीं डेडिकेशन बहुत कम दिखाई देती है कि जैसे हमारे पेरेंट्स भी अक्सर कहते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं भी पढ़ लेगा। राइट, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर अपन पॉइंट आउट ना करें, राइट। तो कहीं न कहीं आप ज को लगता है कि मतलब स्टूडेंट्स का भी कोई फ़ॉल्ट रहता है उस चीज़ तो में? इसमें स्टूडेंट का फ़ॉल्ट नहीं रहता, मैं स्टूडेंट को एक कच्ची मिट्टी मानता हूँ कि कच्ची मिट्टी होती है, उसको किसी भी तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी बिल्कुल। फ़ॉर्म में, ठीक है? अब डिपेंड करता है कि कन्वर्ट कौन कर पाए। ऑब्वियस है कि कन्वर्ट करने वाले टीचर्स होते हैं, ठीक है? क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम टीचर्स के साथ बिताता है एक स्टूडेंट। अब टीचर्स उसके लिए क्या करें, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये बात आती है, तो उसमें ये है कि अभी तक जो ट्रेंड बना हुआ उसमें ये है कि एक स्टूडेंट स्कूलिंग करेगा तब तक उनको इन्हीं बातों का पता होता है, या तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या सीए ज़्यादा से ज़्यादा जानने को मिलता है, या यूपीएससी ट्रेंड में है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक स्टूडेंट ये 4 सेक्टर में जाएगा, तो मुझे लगता नहीं कि पूरी पॉपुलेशन कवर हो पाएगी। बट वाइड रेंज ऑफ द करियर फील्ड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, कि एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके अलावा फ़िल्म मेकिंग है, और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जिनमें एक स्टूडेंट अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है। बट वो एक्सप्लोर कब कर पाएगा, जब उन चीज़ों के बारे में उसको अवेयरनेस होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये आता है कि स्टूडेंट को स्कूल में नॉट ओनली ये बताया जाए कि ये बुक्स आपको पढ़नी है, ये ट्रेंड में है, ये करना है, वो नहीं करना। उनको बेटर ये है कि जितने भी करियर के रास्ते हैं, वो स्कूलिंग के बिहाफ़ पे बता दिए जाएँ कि ये आपके सेक्टर्स हैं, इन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हो और इनके लिए ये नीड्स है। तो वहाँ पे फिर स्टूडेंट खुद से डिसाइड कर पाएगा कि अब मुझे क्या करना है, तो उसका इंटरेस्ट बनेगा। अब जैसे मैं मेरी स्टोरी स्टार्ट करूँ, अ, मेरी स्कूलिंग बिल्कुल एक रूरल एरियाज़ तो मैं नहीं बोलूँगा, बट नॉर्मल एक टाउन था, वहाँ से हुई। तो मैंने स्कूल के हर एक फैक्टर देखे, मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने आप इमेजिन कर पाएँगे, बिल्कुल बेसिक स्कूल होता है ना, जिसमें जाके बैठते हैं, ना दरवाजे हैं, ना खिड़कियाँ हैं, सिर्फ़ जाके आपको बैठना है, हो सकता है फर्नीचर मिले या ना मिले, आपको नीचे दरी पट्टी पे बैठना पड़ेगा। तो मैं मेरे पुराने ख़्यालों में जाता हूँ, जब मेरे स्कूलिंग के टाइम था। तो हम जाते थे नॉर्मली, ठंड के दिनों में बिल्कुल हवाएँ चलती रहती थी और बस अपनी चीज़ें खुद को अरेंज करनी है, ठीक है? वहाँ पर बैठते थे और जो हमारा प्रेयर का प्लेग्राउंड था, उसमें ये था कि जस्ट मिट्टी थी, चाहे गर्मियाँ हो या चाहे ठंड हो, वो उस मिट्टी पे जाके हमें प्रेयर करना होता था। तो ये बिल्कुल चीज़ें बेसिक से मैंने देखी हैं। उसके बाद एक बड़े गैप को कवर करते हुए मैं पहुँचा एनआईटी राउरकेला, जो कि इंडियाज़ सेकंड लार्जेस्ट कैंपस है, तो वहाँ तक का मेरा सफ़र रहा। तो दोनों चीज़ें मैंने बड़ी बारीकी से देखी। कॉलेज में गया तो मुझे अलग-अलग करिकुलम के स्टूडेंट मिले, वहाँ सीबीएसई के स्टूडेंट भी थे, अलग-अलग स्टेट के थे, इवन फॉरेन स्टूडेंट्स भी थे। तो एक वो माहौल मैंने देखा और एक बिल्कुल रूरल का देखा, जहाँ पर एक बैठने के लिए फैसिलिटीज़ भी नहीं हुआ करती थी और हमारा जो फीस चार्ज था, वो बहुत नॉमिनल हुआ करता था। जैसे अभी से मैं कंपेयर करूँ तो शायद अब एक स्टूडेंट एक क्लास को पढ़ने में, मतलब नर्सरी एलकेजी को पढ़ने में जितना पे करता है, उतना शायद मैंने मेरे 12th तक पूरा कंप्लीट करके पे किया होगा, उतना भी नहीं किया होगा। क्योंकि उस टाइम पे इतना चार्जेज़ हुआ करते थे, लाइक एलकेजी, यूकेजी को 3000 4000 टियर लॉन्ग हुआ करते थे और मुझे जहाँ तक याद है मैंने 10th क्लास की थी 7000 रुपीज़ का, वो भी मैंने पूरे पे नहीं किए थे, ठीक है? इतना लोअर पे स्केल था। अब दिक्कतें कहाँ स्टार्ट होती हैं? अच्छी स्कूलिंग थी, मैं उसमें कोई कमी नहीं निकालूँगा, पर मुझे चैलेंजेज़ कहाँ मिले? मैंने नॉर्मल स्कूलिंग की 10th तक। अब तब तक मेरे माइंड में सिर्फ़ 3 ही चीज़ें हुआ करती थी, या तो आईआईटी में जाना है, या यूपीएससी करना है, या डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने का मेरा इरादा था नहीं, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो आईएएस बनना और या इंजीनियर बनना, ठीक है। अब मुझे एक डेस्क वाली जॉब पसंद नहीं थी कि कंप्यूटर के सामने मैं बैठूँ, इसलिए मैंने इंजीनियर को अवॉइड किया, ठीक है। बट मैं बोल सकता हूँ कि इनके अलावा भी इतने ऑप्शंस थे, अगर मैं उनको ट्राई करता तो हो सकता है कि मैं और बेटर किसी फ़ील्ड में कर पाता। या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि तभी मुझे इतने फ़ील्ड्स का नॉलेज होता, तो मैं शायद जिस भी फ़ील्ड में करंटली हूँ, उस फ़ील्ड को स्टार्टिंग से अगर मैं लेके चलता तो अब बहुत बेस्ट और भी अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ बहुत कुछ कर पाता। तो ये गैप कहाँ से क्रिएट हुआ? इन्फॉर्मेशन से। सिर्फ़ स्कूल में ये सिखाया गया कि ये बुक्स हैं, आपको इनको पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, चाहे रट के लाओ, चाहे कैसे भी लेके आओ। तो बुक्स तो मैंने पढ़ ली, ठीक है। मान लो 40 स्टूडेंट थे, सब बुक्स पढ़ रहे थे, उसमें कोई बड़ी बात थी नहीं और पढ़ भी रहे थे।
अब प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुई कि करियर फील्ड्स के बारे में तो कोई अवेयरनेस कभी दी नहीं गई। जी। अब अगर मैं एज ए टीचर इस बात को सोचूं कि मैं पढ़ क्यों रहा था, तो वो क्वेश्चन मेरे उस टाइम पे भी आता था कि हम डेली स्कूल आते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, चले जाते हैं, इसके आगे लॉजिक क्या है। अब दूसरा केस ये होता कि उसी टाइम पर मुझे इन्फॉर्मेशन होती ऑल द करियर फील्ड्स की, तो शायद मैं सोच पाता कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, और फिर मुझे मोटिवेशन मिलता। जैसा आपने बोला था कि बिल्कुल। स्टूडेंट्स को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा कि हमें पढ़ना है, तो मोटिवेशन तब मिलेगा ना कि जब उनके सामने कोई स्टोरी होगी कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। जैसे एक एग्जांपल मैं किसी को बोलूँ कि आपको 1 किलोमीटर जाना है, वहाँ कुछ नहीं है, जाके वापस आ जाना है। उसके सामने कोई मोटिवेशन नहीं है। अगर उसको मैं बोलूँ कि वहाँ पर आपका जो फेवरेट स्वीट है वो वहाँ पर रखा हुआ है, आपको जाना है, वहाँ पर खाना है, तो वो उस जर्नी को भी एन्जॉय करेगा, उस चीज़ को मानते हुए कि वहाँ पर ये चीज़ जाने से मेरे को मिलेगी। अब जब कुछ रखा ही नहीं है वहाँ, तो वो नॉर्मली जाता रहेगा, तो वो मोटिवेशन उसमें आएगा नहीं। तो ये कहीं न कहीं गैप क्रिएट होता है। तो सर जैसा कि जब भी हम इंडियन स्कूलिंग की जब हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन सबके माइंड में अराइज होता है कि जो इंडियन स्कूलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम सेंटर्ड है कि सही, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस है वो सिर्फ एग्जाम्स पे है सही। कि जैसे रट्टाफिकेशन जिसको अपन कहते हैं। तो इस सभी लोगों का बस ये है कि रटते रहो और जिस दिन जैसे अगले दिन एग्जाम है तो वहाँ जो भी रटा उसको जाके निकाल दो। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि ये बात सही है बिल्कुल कि रट्टे वाली बात पे इंडियन स्कूलिंग रटा हुआ है, इसी पे चल रहा है। बट हम 100% ये भी नहीं बोलेंगे कि सभी स्कूल्स इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं। देखो, स्कूल ओनर्स को विज़नरी बनना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है, आज कोई स्टूडेंट फर्स्ट क्लास या नर्सरी, सेकंड क्लास में है, तो वो जब जॉब लेने जाएगा ना, तो आज के 12, 13 क्या 15 साल बाद जॉब लेगा। तो ओनर्स को वो चीज़ सोचनी पड़ेगी 15 साल बाद क्या एनवायरनमेंट होगा। उस चीज़ को वो बेसिक से स्टूडेंट है तो लाइक नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ से वो चीज़ें अब इम्प्लीमेंट होंगी जो 15 साल बाद इंडियन मार्केट में आने वाली हैं। तब जाके वो बच्चे वहाँ पर टॉप कर पाएँगे या उस मार्केट को, कॉम्पिटिशन को कम्पीट कर पाएँगे। तो ये चीज़ें स्कूलिंग में कहीं न कहीं अपने को देखनी पड़ेंगी। धीरे-धीरे मुझे लग रहा है कि इस चीज़ में एक डेवलपमेंट आ रहा है, लेकिन अगर अपन आज से 5 या 10 साल पहले की बात करें, तो स्कूल्स में फिज़िकल एक्टिविटी या फिर आउटसाइड क्लासरूम की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत कम थी। तो कहीं न कहीं वो एक क्रिटिकल जो थिंकिंग एक एबिलिटी होती है तो बच्चे की, वो बहुत कम कर देती है। ये बिल्कुल सही बात है। बट इसका मैं यही बोलना चाहूँगा कि सेम आंसर वही है कि 100% स्कूल्स में ये नहीं हो रहा है, अब गैप क्रिएट हो रहा है ये। जी। अब गैप किस तरह है, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं कि उनमें हर एक फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बहुत अच्छे लेवल पे वो काम कर रहे हैं। अब मोस्टली वो चीज़ें मिल पा रही हैं सिटीज़ में, बट ग्रामीण परिवेश का जो स्टूडेंट है, उस तक आज भी वो चीज़ें नहीं पहुँच पा रही। और जिस तरह से ट्रेंड्स चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 10 साल में भी जो जयपुर जैसी सिटीज़ में या बॉम्बे, दिल्ली जैसी सिटीज़ में जो एजुकेशन का एनवायरनमेंट है, वो कहीं एक बिल्कुल गाँव में बैठे स्टूडेंट तक पहुँच पाएगा। तो इसके लिए ही हम वर्क कर रहे हैं कि मेबी कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर उतने डेवलप नहीं होंगे सिटीज़ की तरह, क्योंकि मेरा फ़ोकस उसकी तरफ है भी नहीं कि मैं एक मॉल टाइप स्कूल बनवाऊँ और उसमें स्टूडेंट जाके पढ़ें, तो वो अवेलेबल ऑलरेडी हैं सिटीज़ में। मेरा ये है कि स्कूल एक नॉमिनल सेफ्टी पर्पज़ के लिए सही हो स्कूल, एनवायरनमेंट वहाँ का ठीक-ठाक हो। उसके बाद जो एजुकेशन का पार्ट है, टीचर्स को इम्प्लीमेंट करना, उनको ट्रेन करना, उनके लिए एक बेटर करिकुलम डेवलप करना, और हम ये जो चीज़ें सिटीज़ में फ़ॉलो हो रही हैं या नहीं भी हो रही हैं, वो चीज़ें ग्रामीण परिवेश तक पहुँचाई जाएँ, तो चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और स्टूडेंट के लिए करिकुलम में ही हम ये सब इंक्लूड कर रहे हैं कि जितने भी करियर फ़ील्ड्स हैं, उनको वो एक्सप्लोर करें, एज़ वेल एज़ उनको मेंटर मिले हर एक करियर फ़ील्ड का, जिससे वो डिस्कस कर पाएँ कि मेरा इंटरेस्ट इस फ़ील्ड में है, तो अब मुझे क्या करना है। तो इसका ये बोल सकते हैं कि गाँव में बैठे हुए स्टूडेंट को एक पर्सन मिल गया, वो पहले तो उसके जितने भी करियर फ़ील्ड है उनको एक्सप्लोर करवाएगा, उसके बाद जिसमें उनका इंटरेस्ट बनता है, उसके लिए भी एक गाइड उनको मिल रहा है। एज़ वेल एज़ उनका जो स्कूलिंग है, वो भी एक अच्छे बेटर पर सिटीज़ की तरह चलेगा, एकेडमिक्स में बात करूँ। अभी के एकेडमिक्स में क्या प्रॉब्लम है कि ओनली ये बोला जाता है कि आपके पास ये थ्योरी क्लास है, आप इसको रटो और पीछे के जो क्वेश्चन्स हैं एनसीईआरटी के, उनको आंसर कर दो, उनको बिल्कुल आप याद कर लो, रट लो। अगर आंसर शीट में ये लिख के आ गए तो आपके अच्छे मार्क्स आएँगे। बट वही स्टूडेंट, ये सेम चीज़ भी मेरे साथ हुई है। अब मेरी 10th क्लास कंप्लीट हुई, उसके बाद मेरे पास 2 चॉइसेस थी, या तो मैं कोटा जाऊँ या जयपुर जाऊँ या सीकर जाऊँ, मेरे जेईई की प्रिपरेशन के लिए। सेकंड ऑप्शन ये था कि नियर बाय कुछ मैं देखूँ, वहीं से मेरा प्रिपरेशन करूँ। तो फिर
मैंने ये सोचा कि 11th-12th में घर के नियर बाय करूँगा, उसके बाद कोटा या सीकर जाके एक्सप्लोर करूँगा। तो मैंने नियर बाय एक ठीक-ठाक स्कूल या इंस्टीट्यूट तलाशा, जहाँ पर जेईई नीट का प्रिपरेशन होता। अब जब तक मैं उस स्कूल एनवायरनमेंट में था, तब तक मुझे ये लग रहा था कि मैं बेस्ट जगह हूँ, मेरा आईआईटी में सिलेक्शन भी हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें सही हो जाएँगी, ठीक है। अब जब धीरे-धीरे चीज़ें बदलती गई, एग्ज़ाम दिया, तो जो एक्सपेक्टेशंस मेरी बनी थी या मुझे जो रास्ते दिखाए गए थे, वो वहाँ पर कहीं न कहीं मिसमैच हो रहे थे एग्ज़ाम सेंटर का। ठीक है, 2 साल ये बोल सकते हैं कि चलो मैंने तैयारी नहीं की, जस्ट स्कूलिंग किया है। उसके बाद जब मैं जयपुर आया, उसके बाद प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन किया, तब मुझे बड़ा ही मतलब बहुत गैप फ़ील हुआ। लाइक सेम एनसीईआरटी 11th-12th का और कोचिंग पैटर्न में मैं एक तो वहाँ पढ़ के आया और मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। तो बिल्कुल डे नाइट का डिफ़रेंस था। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं स्टूडेंट जो वहीं रह गए, जिन्होंने कभी कॉम्पिटिशन की तैयारी यहाँ आकर की नहीं, वो उस गैप को कवर नहीं कर पाते और अपने आप को फेलियर फ़ील करते हैं। तो यहाँ पर दोनों का फेलियर है, पेरेंट्स का भी फेलियर है और स्टूडेंट्स का भी। स्टूडेंट को ये लगता है कि मैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सही हाथों में हूँ, बट वो गलत हाथों में होते हैं और उनको लेटर ऑन पता लगता है, तब तक उनके जीवन के कुछ साल जा चुके होते हैं। सेम वे पेरेंट्स, पेरेंट्स एक अच्छा अमाउंट पे करते हैं, उनको लगता है कि अच्छा अमाउंट पे किया है, हमारी कोई गलती नहीं है और ये है कि आपको दिखाई 4 चीज़ें जाएँगी, आपको पता ही नहीं कि एक्चुअल डायमंड कहाँ पर है। तो आपको जो लोकल वाला डायमंड है, उसी को बोला जाएगा यही एक्चुअल है, तो आप उस पे बिलीव कर लेंगे, आप पेमेंट भी उसका कर देंगे। बट वो चीज़ें रियल में आपको मिलेंगी नहीं और कभी फिर आप डायमंड देखेंगे तब आपको रिग्रेट होगा कि या ये मेरे साथ क्या हुआ था? तो वही चीज़ें कहीं न कहीं बच्चों के साथ हो रही हैं ग्रामीण परिवेश में। तो सर जब भी हम ये तो हो गई हमारी प्राइवेट स्कूल्स की बात। राइट। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की, हुँ, तो गवर्नमेंट स्कूल्स की जब हम बात करते हैं और जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो एक बहुत ही बड़ा एक डिफरेंस आता है उसमें। राइट। तो ऐसा क्यों है? बहुत नॉर्मल सी बात है कि जब तक हम स्कूलिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत अच्छा प्राइवेट स्कूल मिले हम और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए हम उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करते हैं, तो बिल्कुल। बड़ा गैप है दोनों में डिफरेंस। गैप बड़ा है, डिफरेंस छोटा है। ठीक है, डिफरेंस माइंडसेट का है। नंबर ऑफ द स्कूल्स क्या है, ज़्यादा है। बिल्कुल। ठीक है, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट हुँ, में कुछ लेक पॉइंट्स हैं। जी, जी। ठीक है, वो नहीं हो पा रहा। कॉलेजेस, नंबर ऑफ द कॉलेजेस कम है। ठीक है, और वहाँ पर जो मैनेजमेंट है या वहाँ पर जो एकेडमिक प्लानिंग है, वो एक बेटर वे में हो रही है, क्योंकि कम चीज़ों को मैनेज करना ज़्यादा ईज़ी होता है। तो वो चीज़ें वहाँ पर मैनेज हो पा रही हैं, अच्छे एक्सपर्ट्स भी वहाँ जा पा रहे हैं। तो उन्होंने एंड ऑफ द डे मैं ये बोल सकता हूँ कि टीचर्स ने ही वहाँ पर फिर से गैप स्टार्ट किया है। कॉलेजेस के जो टीचर्स होंगे, उनका जो एकेडमिक्स है, बिल्कुल। वो हो सकता है कि अच्छा होगा। जी। ठीक है, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, वहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं स्टूडेंट पे इम्पैक्ट डालती हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस की लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक इसका रीज़न ये भी है कि एकेडमिक्स अच्छा मिले कि स्टूडेंट ये नहीं देखता कि फैसिलिटीज़ क्या हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में ऐसी फैसिलिटीज़ मिलेगी। बट स्टूडेंट भी आपसे देखे तो वहाँ पर कुछ प्लेसमेंट अच्छे मिल जाते हैं उनको, अच्छी कंपनीज़ वहाँ पर अप्रोच करती हैं। बट एंड ऑफ द डे सब चीज़ें टीचर्स पे डिपेंडेंट हैं। टीचर्स ने एक अच्छा करिकुलम डिज़ाइन करके या अच्छी एकेडमिक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर कंपनीज़ आके उनको प्लेस कर रही हैं। सेम वे स्कूलिंग की हम बात करते हैं, तो जो मैंने अपडेशन की बात की थी ना, बिल्कुल। कि सिटीज़ के स्कूल्स हैं वो अपडेट जल्दी हो जाते हैं और गाँव के स्कूल 10 साल आगे की नहीं सोचते बेचारे। जी। तो शायद हम ये भी बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स 10 ईयर अपवार्ड लाइक आगे का सोचेंगे और फिर वो चीज़ें ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट भी हैं। सरकारी योजनाएँ बहुत अच्छी बनाती हैं और ग्राउंड लेवल पे उनका मॉनिटरिंग कहीं न कहीं लैग करता है। वो मॉनिटरिंग हो तब जाके वो चीज़ें बेटर बन सकती हैं और मैं तो यही बोलूँगा कि मैं प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशंस के लिए वर्क करता हूँ लाइक अपना स्कूलिंग है, तो मैं ये नहीं बोलता कि प्राइवेट स्कूल ही बहुत अच्छे हों। मैं तो ये बोलता बिल हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल इतने डेवलप हो जाएँ कि प्राइवेट स्कूलों की रिक्वायरमेंट ही ना हो। बिल्कुल। ठीक है? क्योंकि एंड ऑफ द डे मोट्टो मेरा यही है कि जो एजुकेशन में इमेजिन करता हूँ कि उसमें करियर ओरिएंटेड भी हो एज़ वेल एज़ नॉर्मल स्कूलिंग में भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का टेस्ट हो। वो किस तरह? क्योंकि कोई भी एक स्टूडेंट होगा एंड ऑफ द डे उसको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना ही होता है। अगर वो बैंकिंग सेक्टर में जाएगा तो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देगा, आईएएस बनना है तो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, आईआईटी में जाना है तो भी देना है, डॉक्टर बनना है तो भी देना है। ऐसा कोई गवर्नमेंट सेक्टर या कोई जॉब नहीं है जहाँ पर उसको एग्ज़ाम ना देना हो। तो स्टार्टिंग से ही वो चीज़ें उनके माइंडसेट में रहेंगी, उनकी हैबिट्स हो जाएँगी, तो वो कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँगे। तो ब जो करियर ओरिएंटेड फर्स्ट 2 चीज़ें मैंने बताई, एक तो एकेडमिक्स उनका इस तरह हो,
तो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता हो, दूसरा जितने भी करियर फील्ड है वो वहाँ पर एक्सप्लोर होते हो, तो फिर स्टूडेंट के लिए शायद बड़े मॉल की रिक्वायरमेंट नहीं है। और सर अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, पर्सनैलिटीज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले राइट। करती है। तो जैसा कि अभी आपने बताया था कि आप एक छोटे स्कूल से मतलब जब आपने इस वो करा और फिर आप एनआईटी में गए, तो एक बहुत आपको डिफरेंस लगा, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी एक मतलब कई स्टूडेंट्स में आता है। राइट, ये नॉमिनल बात है, नॉर्मल है कि ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और कॉलेज की जर्नी 1 साल ना होके 5 साल की होती है, 4 बिल्कुल। साल की होती है, तो फर्स्ट ईयर होता है वो बहुत अलग होता है। और जब हम उस एनवायरनमेंट को देखते हैं, अलग-अलग लोगों से मिलते हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें डेवलप होती जाती हैं। अब इसका रीज़न ये है कि कोई करिकुलम में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं सिखाया जाता जी, जी, जी। एकेडमिक्स में, बट ये है कि मैंने बताया ना कि सीबीएसई के स्टूडेंट से आप मिलोगे, अलग बोर्ड्स के डिफरेंट बोर्ड्स के स्टूडेंट से मिलोगे, फॉरेन कंट्रीज़ के स्टूडेंट से आप मिलेंगे, तो वो चीज़ें अपने आप आपको देखने को मिलेंगी, अलग-अलग कल्चर। अब उनमें से आपको चूज़ करना है कि अच्छी चीज़ें कौन-सी हैं मेरे लिए। वो चूज़ करेंगे तो आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह करते-करते जो कॉलेज का जर्नी होता है 4 से 5 साल का, उसमें चीज़ें डेवलप होती चली जाती हैं। बट बेटर है कि स्कूलिंग है, उसी में स्टूडेंट्स को अपॉर्च्युनिटीज़ दी जाएँ कि आप एक आईएएस से मिल रहे हैं, डॉक्टर भी उनसे मिलने आ रहा है, एक इंजीनियर भी मिलने आ रहा है, ठीक है? अच्छे आईआईटियंस भी मिलने आ रहे हैं और डिफरेंट सेक्टर्स के लोग भी उनसे मिलने आ रहे हैं। तो जब उनको अपनी जर्नी बताएँगे, तो स्टूडेंट कहीं न कहीं मैच कर पाएगा कि मेरे जो क्राइटेरियाज़ है या मेरा जो इंटरेस्ट है किससे मैच कर रहा है। फिर वो अपने आप चूज़ करेगा अपने फील्ड को। अभी क्या हो रहा है कि मामा का लड़का बना डॉक्टर, आपको डॉक्टर बनना है। बिल्कुल। बट ये ट्रेंड्स चलेंगे नहीं लॉन्ग टाइम तक। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि स्कूल ओनर्स या जो भी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स हैं, उनको अभी से ये सोचना चाहिए कि आज एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन प्लान ना हो। आज के 10 साल बाद वो स्टूडेंट जाके उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाएगा। तो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की भी इस तरह बननी चाहिए कि 10 साल बाद क्या होने वाला है सिनेरियो इंडियन मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग बच्चों के करिकुलम डिज़ाइन हो। उसमें सबसे बड़ा लेग पॉइंट है कि अभी तक करियर ओरिएंटेड कहीं एकेडमिक्स में नहीं है अपने यहाँ। सिर्फ फिज़िक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायो पढ़नी है। बट वो कितने फील्ड खोलते हैं आपके लिए, वो उनको पता होना चाहिए, उसके लिए उनको इंटरेस्ट बनेगा। अब जैसे सपोज़ एक स्टूडेंट है, मैं ही हूँ। मैं स्कूल में गया, डेली उठता हूँ सुबह 7 बजे, ठंड में स्कूल जाता हूँ। अब कहीं न कहीं प्रश्न मेरे माइंड में ये तो डेली आएगा कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ? जी, और दूसरा एक मुझे पहले से मेरा गोल पता हो, ये मेरी जर्नी है, एजुकेशन जर्नी 15 साल की, ये स्टेप्स होंगे और फाइनली मुझे इस पोस्ट पे जाना है। तो अट्रैक्शन एकेडमिक से किसी को नहीं होता है कि मैं ये पढ़ूँगा मज़ा आएगा। मज़ा उस पोस्ट का होता है कि मुझे आईएएस बनना है, उसके बाद मेरी लाइफ़स्टाइल इस तरह होगी और मैं ये अच्छे काम करूँगा और इन चीज़ों को मैं ख़त्म करूँगा। वो जो मेन कंडीशन है लास्ट एंड पॉइंट वाली, वो जर्नी को बहुत अच्छी बनाती है। तो जर्नी जब तक अच्छी नहीं बनेगी तब तक एंड पॉइंट उनको पता नहीं होगा। तो सर करियर क्या इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जैसे कि अभी आपने मेंशन करा बोर्ड्स को लेकर सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तो क्या ये बोर्ड्स मैटर करते हैं जब अपन एक करियर फील्ड की बात करें तो? देखो इसमें ये है कि बोर्ड्स का जो एकेडमिक पार्ट है, जैसे सब में एनसीईआरटी बुक्स फॉलो होती हैं, एकेडमिकली वो चीज़ें इम्पैक्ट नहीं डालती। बट करिकुलम मैंने जो वर्ड यूज़ किया उसमें काफ़ी नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, जो सब बोर्ड्स ने अलग-अलग है। अब जैसा जो देखेगा वैसा ही वो बनेगा। तो जितना एक्सप्लोर करेगा वो डिफरेंट बोर्ड्स का मेरा मतलब है कि अलग-अलग करिकुलम है, तो कहीं न कहीं नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो भी सब बोर्ड्स की अलग-अलग हैं। तो ये कहीं न कहीं डिफरेंस का फैक्टर बन जाता है कि किसने कितना जाना। तो सर आपने जैसे करियर फील्ड्स के बारे में बताया, आपने कहा कि बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं है बेसिकली कि कौन-सा करियर उनके पास नॉलेज नहीं है कि कौन-कौन से करियर वो चूज़ कर सकते हैं। राइट, तो इसमें सर बताइए कि जीडब्ल्यू कैसे हेल्प करता है स्टूडेंट्स की? राइट। देखो जेडब्ल्यू के जो स्कूल्स हैं हमारे, उनमें हम एकेडमिकली मैंने बताया कि उनका जो नॉर्मल स्कूलिंग है वो एकेडमिक्स उनको मिलेगा, एज़ वेल एज़ उनको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट की मैं बात करता हूँ, जैसे स्टूडेंट को बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो कहीं न कहीं लॉजिकल रीज़निंग वगैरह उनकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट को जेईई नीट सेक्टर में जाना है तो साइंस, अगर 10th तक के स्टूडेंट की बात करूँ तो साइंस उनका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों इंक्लूड हो जाते हैं। मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर किसी को यूपीएससी सेक्टर में जाना है तो उसका ये माना जाता है कि एसएससी एक स्ट्रॉन्ग पार्ट हो तो वो बहुत अच्छा कर पाता है। तो हमारा जो एकेडमिक करिकुलम है इसी पे ओरिएंटेड है। हम कभी नहीं बोलते कि 6th क्लास के बच्चे को डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना बिल है। हम ये बोलते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं
उनको आप बहुत बेटर वे में एक्सप्लोर करो। और वो बेटर बेटर वे का मीनिंग हमारा ये है कि कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ आप एक्सप्लोर करो। अब लोड मत लो इस चीज़ का कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं साइंस के पीछे पड़ गया। भाई जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ो ना। अब फिर आपका एकेडमिक जो पार्ट है उसका एनालिसिस रिपोर्ट हमारे पास रहेगी कि 6th क्लास में स्टूडेंट फिजिक्स में कैसा था, 7th में जाके फिजिक्स पे क्या इम्पैक्ट आया, केमिस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आया। तो 6 से लेकर 10 तक उनका जो रिकॉर्ड रहेगा उससे हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में इसका कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। एकेडमिकली हमने स्ट्रॉन्ग किया तो दूसरा 6 to 10th या 12th क्लास की जर्नी में ही उनको जितने भी करियर फील्ड्स हैं उनके बारे में एक बिल्कुल इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दी गई। इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब है कि आपको लाइक आईआईटी का एग्जाम क्रैक करना है तो आईआईटी के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को किस वे में पढ़ना है वो वे भी उनको पता है। कितना डेप्थ में पढ़ना है, एग्जाम कब होगी, कितने अटेम्प्ट्स आप दे पाएंगे, क्या एज क्राइटेरिया है, एक्स्ट्रा स्किल्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब ये चीज़ें हुई एकेडमिक पार्ट को लेके और ये ओनली वहाँ उसके काम में आती है एग्जाम को क्रैक करने तक। अब कई बार आपने ये भी सुना होगा कि इंजीनियर इंजीनियर बनने जाता है आईआईटी में बट वो और कुछ ही बन जाता है। जी, अब अच्छे-अच्छे मैं पॉलिटिशियंस के नाम नहीं लूँगा, बिल्कुल। वो भी आईआईटी से निकले, अच्छे-अच्छे एक्टर्स भी आईआईटी से निकले, ड्रॉप आउट, अच्छे-अच्छे एंटरप्रेन्योर्स भी आईआईटी से निकले। ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक नॉर्मल वो आईआईटी में जाते हैं इंजीनियर बनने और बन के कुछ और निकल रहा है। इसका रीज़न ये है कॉलेज में जाने के बाद इतने क्लब्स होते हैं, इतनी सोसाइटीज़ होती हैं कि वहाँ पर उनको हर एक फील्ड एक्सप्लोर करने का टाइम मिलता है। उनको वो एक्सप्लोर करते हैं, फिर वहाँ पर उनको पता लगता है कि एक्चुअली में इंटरेस्ट कहाँ है। उनका ब्रेन डेवलपमेंट आईआईटी के एग्ज़ाम से हो गया था, वहाँ पर उनको इंटरेस्ट पता लग गया तो ऑब्वियसली वो सक्सेस रेट उनकी क्या हो गई ज़्यादा। सेम वे को हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं स्कूलिंग में। एकेडमिक्स उनका स्ट्रॉन्ग किया हमने, उनका ब्रेन डेवलपमेंट हुआ, कोई भी एग्ज़ाम देंगे इंटरेस्ट का तो वो क्रैक कर पाएँगे। दूसरा जितने भी फील्ड थे, उनको हमने उनको एक्सप्लोर करवा दिया, तो उनको अपने इंटरेस्ट का पता लग गया। तो जो सक्सेस वो कॉलेज में जाने के बाद ले पा रहे थे, उसकी शुरुआत कर देंगे वो 11th-12th क्लास से। अब आप सोच सकते हैं कि एक तो 5 साल बाद कोई जर्नी स्टार्ट हो बिल्कुल, और कोई बिल्कुल। 5 साल पहले स्टार्ट हो, अब सक्सेस रेट क्या होगा? तो जी, ये जो मॉडल है, यही जीडब्ल्यू का एक्चुअल मॉडल है। ओके। तो जब हमने एक बात करी पूरे एकेडमिक जो सिनेरियो जो एनवायरनमेंट बनता है, उसमें स्टडी मटेरियल एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। राइट, तो जीडब्ल्यू क्या इस स्टडी मटेरियल में भी कोई हेल्प करता है? राइट, श्योर। देखो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है स्टडी मटेरियल। बिल्कुल। कई जगह हमने ये किया है कि जो टीचर्स थे हुँ, वो हमने सेम रखे, उनको रिप्लेस नहीं किया हमारे जी, अकॉर्डिंग, ठीक है। उनको सिर्फ एक अच्छा एकेडमिक कंटेंट हमने प्रोवाइड करा जी, दिया। तो ओवरऑल हमने ये रिजल्ट देखा कि वहाँ के बच्चों का रिजल्ट अपने आप एनहेंस होने लगा। उसका रीज़न ये है कि तो टीचर के इतने ट्रेंड नहीं है या एक्स वाई जेड कोई भी रीज़न है, उनके पास टाइम नहीं है, पे स्केल इतना कम है कि वो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की बजाय कुछ ट्यूशन पढ़ाने पे फोकस करता है, बिल ठीक है। अब उनको एक दूसरा वे ये मिले कि आपको मल्टीपल 5 बुक्स को कंक्लूड करके नहीं बच्चों को पढ़ाना, आपको कंक्लूडेड बुक मिलेगी कि इसको पूरी कंप्लीटली आपको फॉलो कर लेना है। टेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएँगे, ठीक है। अब टीचर का काम क्या रहा, बुक्स हैं, उनको एक बार प्रिपरेशन करना है डेली लेवल पे, उनको आके नोट्स की फॉर्म में बच्चे के सामने इम्प्लीमेंट करवाना है, अच्छे से समझाना है। टेस्ट पेपर्स बनाने का उनका हेडेक खत्म हो गया। टेस्ट पेपर्स उनको ऑलरेडी एक्सपर्ट्स से बने हुए मिलेंगे, वो बच्चों को देंगे, उनके सिर्फ आंसर कीज़ उनको मैच करनी है। तो यहाँ पर स्टडी मटेरियल का रोल कहीं न कहीं आता है कि एक अच्छा स्टडी मटेरियल अगर स्टूडेंट्स को मिल जाए या टीचर्स को मिल जाए, तो अपने आप रिकॉर्ड उनका बेटर होता जाता है। सर अभी जैसे कैशलेस पेमेंट्स की अगर हम बात करें, हम मूवी टिकट्स की बात करें, बुकिंग्स की हम बात करें, हम रेलवे स्टेशन पे जो टिकट्स होते हैं उनकी बुकिंग की बात करें, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिजिटलाइज़ होने लग गई हैं। वैसे ही एजुकेशन में भी बहुत सारे फ़र्क चेंजेस आए हैं कि एजुकेशन भी अब पहले पहले की जैसे जो ट्रेडिशनल जो क्लासरूम स्टडीज़ थी, उससे हट के अब एक डिजिटली एक सेटअप क्रिएट हो रहा है। देखो, डिजिटल एजुकेशन का मतलब नॉट ओनली द सेटअप। अब बिल्कुल। मैं डिजिटल एजुकेशन रियल में क्या है, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, उन पे बात जी, करता हूँ। फर्स्ट ये था कि ट्रेडिशनल जब पहले हम पढ़ा करते थे, उस टाइम पे ये था कि ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, टीचर्स आते थे, पढ़ाते थे, चले जाते थे, बिल्कुल। ठीक है। हर चीज़ें हमें नोट डाउन करनी होती थी, ठीक है, जो भी बोर्ड पे टीचर ने लिखा है। कोई नोट शेयरिंग जैसा कुछ था नहीं कि हमें नोट्स मिल जाएँगे। अभी क्या-क्या इम्पैक्ट्स आए हैं, डिजिटल बोर्ड्स आए हैं तो स्टूडेंट को नोट डाउन करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पूरा क्लासरूम रिकॉर्ड हो जाएगा, बोर्ड का जो नोट डाउन किया है जो भी, वो रिकॉर्ड हो जाएगा, उसका पीडीएफ स्टूडेंट को मिल जाएगा। इससे कहीं न कहीं क्या हुआ कि स्टूडेंट का फ़ोकस बढ़ सकता है। दोनों इम्पैक्ट हैं, प्रोस और कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। हो सकता है कि आँखें खराब होंगी, ये एक गलत चीज़ है।
बट लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि स्टूडेंट का टाइम कितना बच गया। वो जी, फ़ोकस कर पाया, उसको राइट डाउन करने में टाइम नहीं देना अपना। जी, सिर्फ़ देखना है बोर्ड पे और समझना है चीज़ों को। घर जाके वो सब चीज़ नोट्स में मिल जाएँगी। एक ये इम्पैक्ट हो गया। टीचर्स के लिए भी सहूलियत हुई है। पहले ये था कि एक-एक कॉपी चेक करनी पड़ेगी। अब ओएमआर स्कैनर आ गया, बिल्कुल, चीज़ें नॉर्मली चेक हो जाएँगी, टाइम बिल्कुल, ये नहीं होगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट, आईआईटी का इतना बड़ा सिलेबस है, उसमें स्टूडेंट की कहाँ कमियाँ रहीं, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है एक-एक स्टूडेंट का। बट इतने अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ गए कि पेपर आएगा, स्टूडेंट को ऑनलाइन अटेम्प्ट करना है, उसकी पूरी रिपोर्ट बन के आ जाएगी कि कौन से टॉपिक और कौन से सब टॉपिक में उसका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। कौन से सब टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसने ज़्यादा टाइम दिया। कौन से को अटेम्प्ट ही नहीं किया। कौन से को अटेम्प्ट करने की ट्राई की है, 2 मिनट दिए बट उसका आंसर नहीं मिल पाया। तो एनालिसिस इतना मिल गया तो स्टूडेंट फिर जब अपनी कमियाँ ढूँढने लगेगा, तो सीधी उसको रिपोर्ट मिलेगी कि मुझे इस पॉइंट पे काम करना है ज़्यादा। तो कितना एडवांस होता जा रहा है। अब ये चीज़ें सिटीज़ में तो हो गई, गाँव तक पहुँच नहीं पाई। अब दोनों स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे सेम, जी, तो आप ही बताइए कि ज़्यादा चांसेस किसके सक्सेस के? डेफ़िनेटली जो डिजिटली इधर जो स्टडी करता है, डिजिटली जो या जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडवांस इनका एडवांस कर पाए। बिल्कुल। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं इम्पैक्ट डालती हैं। पर सर इसमें कहीं न कहीं ये भी देखा जाता है कि जब स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे अगर पढ़ने के लिए बैठता है, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस उसको मिल जाते हैं। राइट। देखो डिस्ट्रैक्शंस ऑनलाइन में भी हैं तो ऑफलाइन में भी हैं। टाइप ऑफ द डिस्टर्बेंस इज़ डिफरेंट, ठीक है? चीज़ें अलग-अलग हैं और दोनों एनवायरनमेंट में सेम चीज़ है, ठीक है? अब स्टूडेंट को डिसाइड करना होता है कि मुझे क्या करना है। और कई बार ये होता है कि स्टूडेंट उस एज फैक्टर में नहीं होता कि वो खुद से डिसाइड कर पाए कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो वहाँ पर मैं कहीं न कहीं बोलता हूँ कि जो फिज़िकल क्लासरूम्स हैं, उनको डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन रिप्लेस नहीं कर सकती। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि हो सकता है कि ऑफ़लाइन में उनको अच्छे टीचर्स ना मिल पा रहे हो, तो ऑनलाइन कहीं न कहीं वो चीज़ें उनको मिल जाएँ। तो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट का एनवायरनमेंट और पेरेंट्स उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। और सर कंटिन्यूअसली हर चीज़ में एक एडवांसमेंट एक देखा गया है, लेकिन जिस चीज़ में एक एडवांसमेंट देखा नहीं गया है, जो चीज़ एक कांस्टेंट रही है ओवर द इयर्स, वो है प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स माइंडसेट। राइट। तो उस पे आपका क्या कहना है? देखो जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है या जितनी चीज़ें एडवांस हो रही हैं, स्टूडेंट पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आजकल स्टूडेंट पहले सिर्फ़ इतना ही जानता था कि मुझे स्कूल में जाना है, पढ़ना है और फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी है, खेलना है। और पेरेंट्स के सामने भी एक ही चैलेंज होता था कि ये ज़्यादा खेलता है, इसको मेरे को रोकना है। जी, अब चैलेंजेस क्या हो गए? इसको मोबाइल नहीं देना। मोबाइल भी दे दिया तो फिर पेरेंट्स के सामने ये होता है कि कौन-कौन से ऐप यूज़ कर रहा है, बिल्कुल, उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है? अगर कुछ काम की चीज़ के लिए उन्होंने व्हाट्सएप दिया, तो उसका सही यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा, ये चीज़ नहीं। सेम वे स्टूडेंट के माइंडसेट में चलता है कि मेरे को इंस्टा को कितना टाइम देना है, फेसबुक को कितना टाइम देना है, तो व्हाट्सएप को कितना टाइम देना है। जबकि उसके माइंडसेट में ये चलता था पहले कि मुझे पढ़ाई को कितना टाइम देना है और खेलने को कितना टाइम देना है। बिल्कुल। 2 ही चीज़ें उनके माइंड में हुआ जी, करती थी। दूसरा, चलो एक स्टूडेंट ऐसा है कि जिसके सामने ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो तो कहीं न कहीं क्लासरूम में जाएगा। अब 20 स्टूडेंट हैं, उनमें से 5 भी यूज़ करते हैं मोबाइल। अब इसकी आप प्रोबेबिलिटी देखना, 20 स्टूडेंट हैं, 5 मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बट उनके मोबाइल में जो ऐप इंस्टॉल हैं, वो सबके 5 में क्या है, डिफरेंट। अब वो डिस्कशन करेंगे उस बात का। पहले डिस्कशन होता था बुक्स का कि मेरे पास ये बुक एक्स्ट्रा है। अब वो ऐप्स को डिस्कस करेंगे, फिर वो जब घर जाएगा ना स्टूडेंट, तो बस में बैठा-बैठा वो यही सोचेगा कि अब घर जाके मेरे को ये इंस्टॉल करना है, मम्मी से कैसे मोबाइल लेना है या पापा सोएँगे तो मोबाइल कैसे चुराना है। बिल्कुल सर। तो वो तो इस काम में व्यस्त है कि यही चीज़ें फिर प्रेशर क्रिएट करती हैं। अब यहाँ तक हो गया, कहीं न कहीं उसने टाइम वेस्ट किया अपना। अब एग्ज़ाम्स पास में आएँगे तो फिर कुछ स्टूडेंट अच्छे परफ़ॉर्मर होंगे, उनको देख के उनको फ़ियर फ़ील होता है। और इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये भी है कि वो पहले क्या सोचता था, जब बाकी लोग पढ़ते थे वो नहीं पढ़ता था, कि मेरे पास यूट्यूब है, मेरे पास तो मोबाइल मिलता है ना, यूट्यूब से देख लूँगा, पता नहीं रातों-रात क्या मेरे को ऐसा मिल जाएगा कि मैं सब चीज़ें कवर कर दूँगा। अब वो जब उस रियलिटी में जाता है, एग्ज़ाम के नियर बाय जाता है, फिर यूट्यूब सर्च करने को जाता है, तब उसको लगता है यहाँ भी 1 चैप्टर के 50 लेक्चर हैं। उन उनको फिर वो कवर नहीं कर पाता, धीरे-धीरे डिप्रेशन में जाता है। फिर उस डिप्रेशन से बचने के लिए फिर से मोबाइल के पास जाता है, कि मेरा थोड़ा एंटरटेन हो। तो इस उलझन में वो फँसा चला जाता है, वो कहीं न कहीं सुसाइड में ये चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसके ये तो चलो लेग पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब इम्पोर्टेंट है कि इन चीज़ों से कैसे बचा जाएगी।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं स्कूल से ही। स्टूडेंट को विज़नरी बनाएँ स्कूल कि वर्चुअल किस विज़न को अचीव करने के लिए स्कूल आ रहे हैं, तो थोड़ा उनका मोटिवेशन बनेगा। अब मोटिवेशन की 2 चीज़ें हो सकती हैं। मेरे को आईआईटी में जाना है, उसके 2 रीज़न हो सकते हैं कि एक तो मेरे को मेरी पर्सनल लाइफ़ को बहुत अच्छा सेट करना है। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि मुझे एक अच्छी अर्निंग करके मुझे परिवार को सेटल करना है। या हो सकता है कि घर में कुछ चीज़ें नहीं रही हों, उनको लाना है। तो इन सब को लेके मोटिवेट रहेंगे स्टूडेंट, तब वो डिस्ट्रैक्शन से बच पाएँगे। पहला तो ये होना चाहिए। दूसरा ये है कि प्रॉपर उनकी काउंसलिंग हो स्टूडेंट्स की। वो भी हमने सोचा है कि हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, उनमें स्टूडेंट को वन ऑन वन रेगुलरली काउंसलिंग उनका होना चाहिए, जिससे उन चीज़ों का पता लगे। दूसरा, पेरेंट्स को भी थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा कि ये नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है, बल्कि वो स्कूल से ज़्यादा टाइम घर पे बिताता है। और काफ़ी स्कूल ओनर्स ये पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमारा बेटा या बेटी ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन तो यही करता हूँ कि मोबाइल क्या स्कूल ने ला के दिया? बिल्कुल, मोबाइल तो आपने ही ला के दिया था, फिर आप चाह रहे हैं कि उससे हम बचाएँ। मतलब आप बोलेंगे हथियार हम ला के दे रहे हैं, हम मर्डर नहीं हो सकेगी। ये कैसे पॉसिबल है? आप हथियार को ही रोको ना, आप मोबाइल दो ही मत ना, फिर कहाँ से यूज़ करेगा वो? बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ यहाँ पर आए और आपने इतनी सारी चीज़ें हमको बताई। डेफ़िनेटली हमारे व्यूअर्स को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो ये थे अजय सर, जिनके साथ हम अगला एपिसोड भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक ले आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।